the SLO based teacher training and how to teach social studies and its extensions. So first of all, हमारे जहन में ये बात आती है, जब भी मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, लोग ये पूछते हैं हमसे और ये सवाल बारहा किया जाता है कि सर ये SLO बेस्ड टीचिंग क्या चीज़ है। इट इज़ नथिंग, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ का अंदाज़ा करना होगा कि SLO बेसिकली क्या है। SLO है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो, उसके इख्तिताम पर हमारे बच्चों को जो चीज़ आनी चाहिए वो आया, उस मयार पे हमारी टीचिंग है कि नहीं है। उसके लिए सर्टन हमारे लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हम एड्रेस करेंगे कि हमारे क्लास में जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज अपनाई जाती है, आया वो उस लेवल पे है जिस लेवल पर 21st सेंचुरी की टीचिंग मेथोडोलॉजीज चल रही हैं। जो हमेशा बात होती है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की, वो SLO बेस्ड टीचिंग ही है। इट इज़ नॉट रादर देन कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें ये अदराक होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी जब करते हैं तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे आते हैं। लेकिन चूंकि हमारी एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि हम बोर्ड पर लिखते जाते हैं, बच्चे नीचे जो है उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाते हैं, लेकिन हमारे पास कंसेप्चुअल लर्नर्स पैदा नहीं हो रहे। जिस तरह पिछले सेशंस में क्यू खान साहब ने भी बात की और डॉक्टर साहब मुसलसल इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम 800 से लेकर 1090 तक अपने नंबरों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है। इसकी वजह क्या है? क्या हम कंसेप्चुअल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे? क्या हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज में फ्लॉज हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फ्लॉ की तरफ हमें लेके जा रहा है? सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द टीचिंग मेथोडोलॉजीज। जो हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट है उसमें हम किस तरह इस चीज़ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। हम पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। मैं तकरीबन पूरे पंजाब और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अजला में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा चुका हूँ, और अमूमन मुझे वहाँ पर जाके कुछ प्रिंसिपल हजरात की तरफ से या हमारे मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स की तरफ से या हमारे नुमाइंदों की तरफ से एक बात जहन नशीन होती है कि हमारे यहाँ सोशल स्टडीज़ को कुछ इलाकों में, कुछ स्कूल्स में स्किप किया जाता है। उसको पढ़ाने की वो अहमियत नहीं रखी जाती। वो कहते हैं कि जी साइंस इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट सोशल स्टडी को नहीं दी जाती जिस तरह इन बाकी सब्जेक्ट्स को। आपके सामने हमने ये रखने की कोशिश की है कि हम ये चीज़ आपको बता सकें कि सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने की क्यों ज़रूरत होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इससे क्या होता है। सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वैल्यूज़ बच्चे में पैदा होती है। एक शहरी होने की हैसियत से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। देन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाती है, वो अपने कल्चर से जो है मुवाफिक होता है। द थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक एजुकेशन, कि हमारे पास इकोनॉमिक एजुकेशन किस तरह उसको हम इकोनॉमी समझा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होती है। उसके जियोग्राफी, हमारे यहाँ 6-7 में जब सोशल स्टडी की एक्सटेंशन की जाती है तो 5th तक सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाता है जो हमारा करिकुलम है, लेकिन 6, 7 और 8 में फिर ये बाइफरकेट हो जाता है हिस्ट्री और जियोग्राफी में। जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज़ द रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग, वो जियोग्राफी के साथ ही रिलेट हो जाता है। देन द पॉलिटिकल स्किल्स, एंड देन रिस्पेक्ट हिस्ट्री, कि वो हिस्ट्री को समझ सके।
आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाथ का इशारा करें अगर आपको आवाज सही आ रही है। क्यों, कोई इशू है हमारे आवाज में? आजम साहब मुझे नजर आ रहे हैं। आजम साहब आवाज ठीक है? आजम साहब कह रहे हैं ठीक है आवाज। हाँ, आवाज ठीक आ रही। सो वी वर ऑन द वर्ज के दे आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो इन शॉर्ट, सोशल स्टडी क्या है? टू मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को समझने का जो सेंस है उसको हम सोशल स्टडी कहते हैं। सो इतना वास्ट जो मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं जब सोशल स्टडीज को हम पढ़ते हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर, व्हाट इज एन एसएलओ? जिस तरह मैंने आपको कहा, इट इज व्हाट स्टूडेंट्स विल नो एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द कोर्स। के एक कोर्स के एंड होने तक वो क्या चीजें सीखेंगे, उसको एसएलओ कहते हैं, जिसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इसका एक्सटेंसिव फॉर्म है। सो व्हाई वी नीड एसएलओ बेस्ड ट्रेनिंग, या हम एसएलओ बेस्ड टीचिंग क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे यहां एक परसेप्शन है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्नर्स। जहां पर भी मैंने ये सवाल किया है, और अमूमन हमारे माशरे में जब भी हम ये सवाल करते हैं तो हमारे पास एक जवाब आता है जो गलतुल आम है, कि हमारे पास 3 किस्म के लर्नर्स हैं। ये 3 किस्म के लर्नर्स नहीं हैं, ये हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी ने 3 किस्म के मुख्तलिफ बच्चे प्रोड्यूस किए हैं, जिसको हम काबिल, नालायक या दरमियाना किस्म के बच्चे कहते हैं। ये किस्म के बच्चे या ये किस्म के लर्नर्स कुदरत ने नहीं पैदा किए, बल्कि कुदरत ने 7 टाइप्स ऑफ लर्नर्स पैदा किए हैं। हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी ही 3 किस्म के ये बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम एसएलओ बेस्ड टीचिंग करेंगे, जिसको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कहते हैं, तो हमारे पास कभी भी 3 किस्म के ये काबिल, नालायक और दरमियाना बच्चे प्रोड्यूस नहीं होंगे। सारे बच्चे हमारे पास काबिल प्रोड्यूस होंगे। सो बिफोर गोइंग टू दैट, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो 3 किस्म के बच्चे कौन से हैं। सॉरी, वो 7 किस्म के बच्चे। द वन इज ऑडिटरी या म्यूजिकल लर्नर्स। ये वो किस्म के बच्चे हैं जो सुनने से सीखते हैं। जब भी क्लास में टीचर जो है वो अपनी लेक्चर को रिपीट करता है, वो अपने लेक्चर को बार बार स्टूडेंट से कहलवाता है, उनके साथ इंटरेक्ट होके टीचिंग करता है, तो आपके जो वो लर्नर्स हैं, जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, जो म्यूजिकल लर्नर्स हैं, जो सुनने से सीखते हैं, वो काबिल बनेंगे। लेकिन अगर टीचर सिर्फ बोर्ड पे लिखता जाए और नीचे बच्चे उसको रेप्लिकेट करें और उसको याद करें, तो उसमें वो वाले बच्चे जो सुनने से सीखते हैं वो या दरमियाने बनेंगे या नालायक बनेंगे। द सेकेंड वन इज विजुअल या स्पेशियल लर्नर। ये वो किस्म के बच्चे हैं जो देखने से सीखते हैं। अगर आपके क्लासरूम में जिस तरह यहां पर लगा हुआ है मैप, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ानी है और हमारे पास मैप नहीं है, अगर हमारे पास ग्लोब नहीं है क्लास में, तो हमारे ये वाले बच्चे जो देख के सीखते हैं ये कभी भी काबिल या दरमियाने नहीं बनेंगे, ये अमूमन नालायक बनेंगे। द नेक्स्ट वन इज वर्बल लर्नर। ये वो किस्म के बच्चे हैं जो टीचर से मुसलसल कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स भी हैं जो कम्युनिकेशन को इम्पीच करते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ उनका लेक्चर सुना जाए और टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कम करे। हाँ, अच्छे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो टीचर्स स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जब वो क्वेश्चन करें टीचर उसको एड्रेस करे, जब वो इस्तिफसार करें टीचर उसको एड्रेस करे, तो ये वर्बल लर्नर्स कभी भी नालायक नहीं बनेंगे। द फोर्थ वन इज लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर।
मैं हमेशा यह कहता हूं कि मैथमेटिकल लर्नर को हमने बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है। हम इस चीज पे फोकस नहीं करते कि हमारा मैथमेटिकल लर्नर जो है वो किस तरह हिस्ट्री को सीखेगा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर के बीच। अब उसको इस तरह कहानी याद नहीं होगी। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि जी हमें आपकी ये वाली कहानी उसको एप्लीकेबल नहीं है। उसको हम टाइमलाइन बताएंगे कि 1526 में उनकी लड़ाई होती है, फिर उसको ऑक्युपाई करता है ज़हीरुद्दीन बाबर। 1526 से लेके 1530 तक उसके पास हुकूमत होती है। 1530 में शेरशाह सूरी आता है, वो 5 साल हुकूमत करता है 35 तक। फिर 35 से 45 तक उसका बेटा जो है इस्लाम शाह करता है हुकूमत। फिर 45 में फिर हुमायूं आ जाता है। इस तरीके से जब उसके सामने टाइमलाइन डिस्कस होगा कि इस एज से इसके बाद ये वाला बादशाह आया था, इस एज से इसके बाद, तो ये बच्चा जो है वो टाइमलाइन को इजीली जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो इजीली उसको कैलकुलेट कर सकता है। हमारे पास क्लासेस में ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में 100 बाय 100 लेते हैं, जिनको मैथमेटिकल लर्नर्स कहा जाता है, लेकिन वो अंग्रेजी और साइंस में, हिस्ट्री में इस तरह परफॉर्म नहीं करते। सो जब तक हम उनको अंग्रेजी, हिस्ट्री उनकी मैथमेटिकल अप्रोच के मुताबिक नहीं बताएंगे तो वो बच्चे नहीं सीख सकेंगे। सपोज करें डाइजेस्टिव सिस्टम हमने उनको पढ़ाना है, तो उनको सिर्फ ये पता होगा कि जी 6 स्टेजेस हैं कि द फूड इंटर इनटू द बकल कैविटी, माउथ में गई, फिर क्या हो गया? आइसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन बाहर चला गया। उसको वो 6 स्टेजेस याद होंगे। नंबर गेम है, वो 6 को याद रखेगा। सो इस किस्म के बच्चे हमारे क्लासेस में पाए जाते हैं, जो अमूमन एक मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हमारे पास पीक पे चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में कमजोर होते हैं। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल या काइनेस्थेटिक लर्नर। ये वो बच्चे होते हैं जो करने से सीखते हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म करने से सीखते हैं। जब क्लास में एक्टिविटी होगी, जब उनके हाथ पैर चलेंगे, जब वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तब ये सीख सकते हैं। हमेशा हमने देखा होगा हमारे माशरे में जितने भी ये मिस्त्री लोग हैं, ये इंतहाई काबिल लोग होते हैं। आप जब भी इनके पास चले जाएं, आप गाड़ी लेके चले जाएं, आप उनके पास ये मैकेनिक्स जिनके पास भी आप चले जाएं, वो एक्सट्रीम लेवल के काबिल बच्चे होते हैं। लेकिन स्कूलिंग में वो क्यों ज़ीरो होते हैं? क्योंकि वहां पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं होती, वहां पर एक्टिविटीज क्लासरूम में परफॉर्म नहीं होते, तो ये बच्चे नालायक बन जाते हैं और वो स्कूल जो है, स्कूल के क्या कहते हैं, मेथडोलॉजी में वो वहां पर फिट नहीं होते। द नेक्स्ट वन इज सोशल एंड इंटरपर्सनल लर्नर। ये वो किस्म के बच्चे हैं जो दोस्तों से सीखते हैं। ये जब ग्रुप स्टडी होती है, जब क्लास में आप ग्रुप्स जो हैं वो बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब ये बच्चे सीखेंगे। अगर आपके क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है तो आपके क्लास में सोशल लर्नर नहीं सीख सकता, आपके क्लास में काइनेस्थेटिक लर्नर नहीं सीख सकता, आपके क्लास में ये बच्चे मैथमेटिकल लर्नर नहीं सीख सकता। क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस में सिर्फ आपका सोलिटरी लर्नर, जो इसके बाद 7वां है हमारे पास, ये सिर्फ इस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। और हमारे माशरे में इसलिए क्लास में 10%, 20% या 30% बच्चे जो हैं वो A+ ग्रेड्स में आते हैं, जो सोलिटरी लर्नर होते हैं, या वो म्यूजिकल लर्नर होते हैं, या वो विजुअल लर्नर होते हैं। बकाया जो आपके पास 3-4 किस्म के बच्चे हैं, वो या दरमियाने बन जाते हैं या नालायक बन जाते हैं। सो कुदरत ने इस निज़ाम में 7 मुख्तलिफ किस्म के लर्नर्स पैदा किए हैं। किसी को काबिल, किसी को नालायक नहीं बनाया, बल्कि ये हमारे क्लासरूम के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों को इन 3 मुख्तलिफ किस्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो आज हम इस चीज को फोकस करेंगे कि हम अगर कोई SLO क्लास में पढ़ाएंगे, उसकी एक स्पेसिफिक टीचिंग मेथडोलॉजी होगी जो हर टीचर अपने लिए उसको प्रीरेक्विजिट करके चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इसी को एज इट इज फॉलो करे, उसके अपने आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि वो जो टीचर है वो म्यूजिकल लर्नर, मैथमेटिकल लर्नर, फिजिकल लर्नर, इन सोशल लर्नर्स को अपने जहन में रख के किसी भी SLO की टीचिंग मेथडोलॉजी को बना ले।
So moving towards our today's training session, this is the content of grade 1. चूंकि हम सारी किताबों को तो नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसे लॉस को यहां पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि टीचर्स के उन इश्यूज को हम एड्रेस करें जो अमूमन हमारे पास आते हैं. दिस इज द फर्स्ट लेसन, माई सेल्फ. अब यहां पर जब भी टीचर क्लास में जाता है तो सबसे पहले वो अगले लेक्चर को एक दिन पहले जरूर देखेगा कि मैंने कल पढ़ाना क्या है. अब इस बुक को आप देखें, यहां पर अहमद के बारे में इंट्रोडक्शन है. द SLOs इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट. ये 2 SLOs हैं. अब यहां पर इसमें क्या है, अहमद ने अपना नाम बताया है कि मैं बॉय हूं, मैं 7 ईयर ओल्ड हूं, आई हैव ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक ब्लू कलर, आई लाइक मैंगो, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. अब हमने इस चीज को पढ़ाने से पहले क्लास में क्या एक्टिविटी करनी है. जितने भी बच्चे हैं क्लास में, उनमें से लड़कों को हमने कहना है प्लीज स्टैंड अप, क्योंकि अहमद हम पढ़ा रहे हैं. तो हमने बच्चों को खड़ा किया. अब यहां पर मैं सब बच्चों से डिफरेंशिएट करके क्वेश्चंस पूछूंगा रैंडमली. एक बच्चे से मैंने पूछा यहां पर क्या बात हो रही है कि आप कितने साल के हैं. वो एक बच्चा मुझे जवाब देता है आई एम दिस मच ओल्डर, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स. फिर मैं उससे उसके लाइक्स पूछता हूं, आप क्या क्या लाइक करते हैं. कोई हमें कहता है कि जी मैं मैंगो लाइक करता हूं, कोई हमें कहता है कि जी मैं क्रिकेट लाइक करता हूं. अब उनको हमने ये यहां पर बाइफरकेट नहीं किया, डिफरेंट हमने नहीं किया कि जी आपने स्पोर्ट्स बताना है कि आपने खाने की चीज बतानी है, कुछ नहीं हमने कहा. हमने उनके लाइक्स और डिसलाइक्स पे जो है बात करनी है. लेकिन चूंकि ग्रेड 1 है, हम नेगेटिव एट्रीब्यूट की तरफ नहीं जाएंगे, डिसलाइक्स पे नहीं जाएंगे, हम लाइक पे जाएंगे. हम उनसे पूछेंगे कि क्या आपको क्या चीज पसंद है. वो हमें कहेंगे जी हमें फलानी चीज पसंद है. उनके मुख्तलिफ जवाबात हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे. ये बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं. ये जो फिजिकल काइनेस्थेटिक लर्नर है उसको आपने अपनी सीट से उठाया. वर्बल लर्नर को आपने अपने साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की. सोशल लर्नर आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ये वो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं कि वो आपको इस लेवल पे लेके जाएंगे कि बच्चा आपका नालायक ना बने. सो यू हैव आस्क, आपको क्या पसंद है. किसी ने कहा मुझे फुटबॉल पसंद है, किसी ने कहा मुझे केक पसंद है, किसी ने कहा मुझे पेस्ट्री पसंद है, किसी ने कहा मुझे स्नैक्स पसंद है. अब उनके लाइक्स पूछ लिए. देन यू हैव आस्क कि आपके हेयर कलर कौन सा है. तो कोई कह रहा है कि ब्लैक है, कोई कह रहा है ब्राउन है, कोई कह रहा है मेरे ग्रेश हेयर्स हैं. कम्युनिकेशन उनकी चल रही है. तो आपने उनके हेयर कलर के बारे में सवालात किए. देन यू हैव आस्क द कलर ऑफ देयर आईज. देन यू हैव आस्क कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है. अब इससे पहले आपने सवालात जो किए थे आपने उनको कहा था आपके लाइक्स क्या हैं. यहां पर आपने उनसे ये इस्तिफसार नहीं किया था कि आप फ्रूट बता दें, आपने स्पोर्ट्स बतानी है. अब आप उनको थोड़ा सा मार्जिनलाइज कर लेंगे कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आपका फेवरेट प्ले कौन सा है, आपका स्पोर्ट्स कौन सा है, आप कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं. और इसी तरीके से आप उन बच्चों को एंगेज करेंगे. देन आप बुक पे चले गए और आपने इसकी रीडिंग की. माई नेम इज अहमद. अब यहां पर भी सारे बच्चे खड़े हैं आपके. आप आई एम अ बॉय, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आईज, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक ब्लू कलर, आई लाइक मैंगो, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. दिस इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ. ये उसके बारे में चीजें थी. तो हमने सबसे पहले उसको एज अ टेस्ट केस बनाया कि जी हर बच्चा इंडिविजुअली बता दे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है. अब यहां पर हम इस लेवल पे नहीं आए कि हम उनसे ये पूछें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि अगले पेज पे हमारे पास एनोरल आ रही है.
अब बच्चियों को हमने खड़ा किया क्लास में। इन द सेम वे हमने उनसे पूछा कि आपका हेयर कलर कौन सा है, व्हाट इज द कलर ऑफ यूर आईज, व्हाट आर यूर फेवरेट थिंग्स। अब उन्होंने अहमद चूंकि जब पढ़ रहे थे तो बच्चों को देख लिया था, अब वहां पर उनके लिए वो चीज रिपीटिशन में आ गई है और साथ साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी उस चीज को नोटिस में ला रहे हैं। अब यहां पर आपने उनसे पूछा कि ये सारी चीजें हो गई जो वहां पर पिछले हम बच्चों से जब पूछ रहे थे, ये सवालात आपने कर लिए, फिर आपने सबको बिठा दिया। देन यू हैव आस्क कि 6 साल के बच्चे सारे खड़े हो जाएं जो 6 ईयर ओल्ड थे, क्योंकि एनोरल जो है वो यहां पर बुक में 6 ईयर ओल्ड है, अहमद जो है वो 7 ईयर ओल्ड है, तो 6 ईयर ओल्ड बच्चे जो है वो खड़े हो गए। देन यू हैव आस्क कि 7 साल के बच्चे खड़े हो जाएं, देन वो 7 साल के बच्चे खड़े हो गए। अब जो किताब में है वो आप एक्टिविटी के थ्रू उन पे जो है वो लागू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट SLO बेस्ड टीचिंग मेथड, कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने साथ, उनको ये फील ना हो कि मैंने जस्ट रीडिंग कर ली और जो सिर्फ आपका म्यूजिकल लर्नर है वही जो है वो आपका काबिल बच्चा बन जाए, बाकी जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व ना हो। देन आपने ग्रुप्स बना लिए, लेकिन ग्रुप्स बनाने से पहले आपने बच्चों से ये पूछा कि कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है। दोज हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर प्लीज रेज यूर हैंड। वो डॉक्टर्स जिन्होंने डॉक्टर्स बनना था वो अलग आप ग्रुप बना लें, जिन्होंने पायलट बनना है उनको अलग बना लें, जिन्होंने आर्मी ऑफिसर बनना है उनको अलग बना लें, जिन्होंने टीचर बनना है उनको अलग बना लें। इस तरीके से आप क्लास में ग्रुपिंग करें। अब उनसे आप पूछें व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अब इस तरीके से ग्रेड 1 के बच्चों को आपने क्रिटिकल थिंकिंग जो एक एस्पेक्ट है सोशल स्टडी का, उस पे जो बाकी सब्जेक्ट्स का भी एस्पेक्ट है उस पे आपने उनको फोकस करवाया। और इस तरीके से आपने ये 2 पेजेस जिनके 2 SLOs थे कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके और अपना इंटरेस्ट बता सके, आपने उनको यहां तक लेके आ गए। दिस इज व्हाट अ ग्रेड 1 क्लास टीचर शुड बी इन द फॉर्म के वो इस तरह से टीचिंग करे। अब क्लास आपकी खत्म हो गई, आपने क्या करना है, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपने हर क्लास के एंड पे जो है करवानी है कि जो आपके 4 से 5 बच्चे बैठे हुए हैं, हर रो में उनका एक ग्रुप बनाना है। जो आज हमारे क्लास में हुआ, एक बच्चा उसका समराइजर होगा कि जी आज हमने क्लास में ये पढ़ा। दूसरा बच्चा उनसे क्वेश्चन करेगा जिसको क्वेश्चनियर कहा जाता है, और बकाया 3 बच्चे उसके जवाबात देंगे। और ये क्लास के आखिरी 5 से 10 मिनट में आप करेंगे। और टीचर सिर्फ जो है उस वक्त क्लास में राउंड लगाएगा। ग्रेड 1 में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन आगे ग्रेड्स में ये आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस तरीके से जो सोशल लर्नर्स हैं वो और भी एप्लीकेबिलिटी उनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं उनको आपने अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आवर असेसमेंट। अब हम असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। असेसमेंट में हमने वो चीज़ें उनसे दोबारा पूछनी है जो चीज़ें हमने उनको करवाई हैं। And this is the end of the class. Okay, what is the name of the boy and the girl? Ahmad and Anurul. Who was 6 years old? Who was 7 years old? Who was black hair? Who has black hair and black eyes? Who has brown hairs and black eyes? What is the favorite game of Ahmad? And blah blah blah. ये जितने भी सवालात हैं ये वहाँ पर उनको पढ़ाए गए। तो अब उनसे आप पूछें कि जी अहमद की फेवरेट गेम क्या थी, आपकी फेवरेट गेम क्या है। सो दिस इज व्हाट अबाउट ए ग्रेड 1 का जो इनिशियल चैप्टर था, उसमें आपने ये वाली टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनानी है। देयर मस्ट बी एंड देयर विल बी अनदर मेथोडोलॉजीज टू, लेकिन इन 7 लर्नर्स का ख्याल रखना हमें पड़ेगा कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो इन 7 लर्नर्स को इस तरीके से एड्रेस करे कि वो 7 बच्चे जो हैं वो काबिल बन जाएं। द नेक्स्ट इज हाउ गुड एम आई। अब SLO इसका क्या है, आइडेंटिफाई गुड क्वालिटीज इन देमसेल्व्स एंड स्पीक अबाउट गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। नाउ आपने बच्चों के गुड हैबिट्स डेवलप करने में, उनकी गुड क्वालिटीज डेवलप करने में, कि उनमें वो क्वालिटीज हैं, उस पे हमारा चैप्टर है। सो व्हाट वी हैव टू डू,
अगर हम इस वक्त लाइव बैठे होते तो अमूमन हम ऑडियंस से इस पे सवालात पूछते हैं, और मैं ये दावे से कहता हूं कि टीचर्स हमारे इस लेवल पे माशाल्लाह हैं कि जब उनको हम जब भी कोई ट्रेनिंग पे जाते हैं उनको एक टीचिंग मेथोडोलॉजी एड्रेस कर लेते हैं तो वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि अगले एसएलओ को वो खुद अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज के साथ एड्रेस करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। टीचर ने पहले देखा होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कि दैट इज़ द नेम इज सारा, माई फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स लव मी फॉर माई गुड क्वालिटीज़, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ, I brush my teeth twice a day, I go to bed early, it helps to keep me healthy and active. So before going towards the book, आपने बच्चों से ये सवालात करने हैं, कौन कौन सुबह अर्ली उठता है, किस टाइम आप लोग उठते हैं, who wake up early in the morning, why we wake up early in the morning, हम क्यों सुबह अर्ली उठते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, अर्ली go to bed के फ़ायदे क्या हैं, why we brush teeth। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप उसी तरीके से बच्चों से सवालात करेंगे और उस तरह उनमें ग्रुप्स बनाएंगे तो ये चीज़ें उनकी आदत जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी उनमें, और जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो बच्चों के हैबिट्स बन जाते हैं। अगर आप इस तरीके के सवालात उनसे करेंगे और मुसलसल बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये जितने भी किताबों में चीज़ें हम पढ़ाते हैं ये वो चीज़ें हैं जो हम उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये उनकी ग्रूमिंग का हिस्सा बन जाता है। और अर्ली वेकअप इन द मॉर्निंग को फिर हम इस्लाम के साथ जोड़ते हैं कि जिस तरह हमारा दीन कहता है कि अर्ली गो टू बेड अर्ली राइज में क्या होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, जो अपडेटेड आगे क्लासेस में हम बच्चों को फिर पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गुड हैबिट्स हमने उनको इसी तरीके से पढ़ानी है। देन we have to move on towards other cleanliness requirements कि आप अपने nails trim करते हैं, you have cleaning ears, shampooing hearing, explain these things that do not have to be done every day but are very important। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आप उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएंगे जो रोज़मर्रा हम नहीं करते, लेकिन हम उनको अपनी सफाई को उसकी एप्लीकेशंस को मैनूवर करने के लिए अपनी बॉडी में लाते हैं, जिस तरह ट्रिमिंग नेल्स हो गए, शैम्पूइंग आर हेयर, और इसी तरीके से नहाना, और फिर उसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव के सफाई निस्फ ईमान है, हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है, एंड सो ऑन। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू बी एक्टिव इन द क्लास और उन बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना। उसके बाद आपने इस किताब पे जाना है कि जी नाउ वी हैव टू रीड दैट माय नेम इज सारा एंड सो ऑन। देन द असेसमेंट, आपने फिर क्लास के बाद अपनी असेसमेंट करनी है। यू हैव टू रिकैप द लेसन बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड देन आस्क व्हाई गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, हाउ द हैबिट्स ऑफ गुड मॉर्निंग वॉक कीप अस फ्रेश एंड हैप्पी, why we should be neat and clean, do you like to be healthy and lazy। अब ये वो सवालात हैं कि at the end of the lecture you can ask from the children। उनको अब आपने चूंकि बता चुके हैं पहले कि हम क्यों अर्ली उठते हैं, ये गुड हैबिट है, हम क्यों अर्ली सोते हैं, हम क्यों नीट एंड क्लीन रहते हैं, तो यहाँ पर वो आपको रिपीटिशन में दोबारा से वो जवाब देंगे। ये असेसमेंट आपको बताएगी कि आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी उसके कितने % पे है कि जिसको आप अप्रूव कर सकें कि ये एसएलओ बेस्ड टीचिंग है। अगर आपके बच्चे उसको अप्रूवल नहीं देते और आपके सवालात उसी तरीके से एड्रेस नहीं होते जिस तरह उनके जवाबात हैं, इसका मतलब ये है देयर इज़ अ फ्लॉ इन योर टीचिंग मेथडोलॉजी। आपने बच्चों को उस तरह इंगेज नहीं रखा। कुछ बच्चे आपको जवाबात दे रहे हैं, वो स्पेसिफिक बच्चे होंगे जो टीचर्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाता है कि कौन सा इसमें काइनेस्थेटिक लर्नर है, कौन सा इसमें वर्बल लर्नर है, कौन सा इसमें विजुअल लर्नर है। अगर आप अपने विजुअल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपनी मेथडोलॉजी से उनको नहीं अप्रूव करवाएंगे, सो दिस वुड बी इन अ प्लेस कि आपके बच्चे जो हैं उनमें वो जवाबात देने में मुख्तलिफ हिचकिचाहट होगी, कुछ जवाबात दे सकेंगे, कुछ नहीं दे सकेंगे। Then at home and schools, the SLO we have already tell you, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। You have to give the children several examples of good and bad behavior and ask them
एंड आस्क देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। क्लैपिंग आप करवाएंगे गुड बिहेवियर की एंड शाउटिंग ऊह फॉर द बैड बिहेवियर। अब आप यहां पर एक एक्टिविटी करवाएंगे कि लिसनिंग टू यूर पेरेंट्स अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट है। अगर अच्छी हैबिट होगी तो सारे क्लास वाले क्लैपिंग करेंगे, अगर बुरी हैबिट होगी तो क्लास वाले ऊह करेंगे। सो यू हैव टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दैट इज लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, पुशिंग पीपल इन अ लाइन, हेल्पिंग पीपल, टेलिंग लाइज। अब बच्चे यहां पर क्या करेंगे? लिसनिंग टू योर पेरेंट्स कौन सी हैबिट है? अच्छी हैबिट है, सब क्लैप करेंगे। और आप चूंकि उसमें थोड़ा सा स्टार्ट अर्ली लेंगे कि बच्चे आपको 2-3 क्वेश्चंस में आपको एड्रेस करें, आपको फॉलो करें, फिर उनको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप उनको लीड करने दें। देन पुशिंग पीपल इन अ लाइन, सब बच्चे ओह बैड बिहेवियर है। हेल्पिंग पीपल गुड बिहेवियर, देन क्लैपिंग। टेलिंग लाइज, देन सेइंग थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग। टेलिंग द ट्रूथ, बीइंग लेट फॉर स्कूल बुरा हैबिट। ब्रेकिंग यूर थिंग्स बुरी हैबिट। वर्किंग हार्ड अच्छी हैबिट। बीइंग डर्टी, सेइंग प्लीज व्हेन यू वांट समथिंग, फाइटिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब आपने पहले एक एक्टिविटी जनरेट की, अब सवालात आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेथोडोलॉजी इस तरह होनी चाहिए कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, क्लास में बच्चों ने आपको रिस्पॉन्स दिया एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आपने अलग किए। देन यू हैव टू कम टू योर बुक, और फिर हम बुक पे आते हैं कि आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स एंड टीचर्स, आई कीप माई होम एंड स्कूल क्लीन, I go to school on time, I do my homework regularly, I always line up when I enter the classroom, and I share my food and toys with my friends. Now you have explained these things कि आप अपने बड़ों की हेल्प करें, उनकी मदद करें, और मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स आपने उनको सिखा दी। देन कुछ आपके मैनर्स और एटिकेट्स हैं जो आप इस लेवल पे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रेड 1 में है, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से आगे निकल गया है कि जब आप यॉन करें तो मुंह के आगे हाथ रखें, यू हैव आपके पास एक रुमाल होना चाहिए, जब आप कफ करें, स्नूज करें, आप जो है उसके मुंह पे रखें, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। दीज ऑल द थिंग्स कि यहाँ पर उसको आप एड्रेस कर सकते हैं बच्चों के साथ। देन वी हैव द assessment. You have to recap the lesson again, and these are certain questions you can ask at the end of the lecture. Do you respect your parents, elders and teachers? Do you help your elders in keeping your room and house clean? Do you go to school on time? Do you follow rules and instructions? Do you do your work on time? Do you share your food and toys with others? जो चीज़ें आपने उनके साथ डिस्कस की एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द क्लास, आपने उनसे दोबारा से वो सवालात कर लिए। एंड दिस इज़ अ मेथड कि आप उन बच्चों को अपने साथ इंटरेक्ट रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज grade 2. These are the contents of grade 2, and we will discuss my needs. But बिफोर गोइंग टू डिस्कस द नीड्स, हम अपने बच्चों के सामने मुख्तलिफ तस्वीरें रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फ्रूट्स की तस्वीर रखी, वेजिटेबल्स की तस्वीर रखी, फ़िश की तस्वीर रखी, और एक बच्चा जो दूध पी रहा है उसकी तस्वीर रखी। हम बच्चों से पूछ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, आपको फ़िश पसंद है, आपको दूध पसंद है। और फिर उसके बाद जब उनकी पसंद और नापसंद हमारे सामने आ जाती है, अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें दूध नहीं पसंद, हम दूध नहीं पीते, तो फिर आपने उनको उसकी अफादियत के बारे में बताना है कि ये हमारे बोन स्ट्रेंथन करती है, वो दूध जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पीना,
वो हमारे नरिशमेंट में हेल्प करती है। फिश जो है उसमें जो है आपकी एनर्जी पड़ी हुई है। हम इस लेवल पे बच्चों को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चूंकि नहीं बता सकते, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे लिए एक ताकतवर ग़िज़ा है, ये हमारी ज़रूरत है। विदाउट फूड हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरह आप जब मोटरसाइकिल पे चलते हैं या गाड़ी में चलते हैं तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से जब हम मूव करते हैं, हम काम करते हैं या हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो इस सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एज अ फ्यूल जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है? हमारा फूड है। उसमें हमारे फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां आती हैं, वेजिटेबल्स के साथ साथ फ़िश आता है, गोश्त हमारे पास है, मिल्क है, ये सारी कमोडिटीज़ हमारी ज़रूरत हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम नीड्स पे जा रहे हैं, दिस शुड बी कि हम बच्चों को इस चीज़ को हम इंटरेक्ट करें कि जिस तरह डेली लाइफ में हम उनके साथ मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको कनेक्ट करें और क्लास में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको हम करवा सकें। हम बच्चों को ग्रुप्स की शक्ल में बनाएं कि जिनको एप्पल पसंद है दे रेज योर हैंड, जिनको वाटरमेलन पसंद है वो अपने हाथ खड़े करें, फिर उनकी अफादियत, फिर आपस में डिस्कशन, एंड दिस शुड बी द मेथोडोलॉजी कि आप अपने बच्चे के नीड्स को एड्रेस कर सकें। नाउ हम बुक पे आते हैं। दिस इज़ माई नेम इज़ रेहान, आई एम 8 years old, आई स्टडी इन क्लास 2। अब ये चीज़ें हम पिछले चैप्टर में, पिछले ग्रेड में पढ़ा चुके हैं कि वहाँ पर अपने बारे में बताता है। माई नेम इज़ अहमद, आई एम 7 years old, आई रीड इन क्लास 2 एंड so on. So हम आगे मूव करेंगे। I live in a city. My home is not very large. It has 3 bedrooms, a kitchen, a drawing room. My parents provide me all the things I need. I need food to get energy. Energy makes me able to work and play. I eat vegetables, fruits, grains, pulses, eggs, fish and meat. I drink water and milk. These food items keep me healthy and to enjoy the life. अब ये चीज़ें पढ़ाने से पहले आपने उनके साथ डिस्कस कर ली विद विजुअल्स, विद पिक्चर्स, विद डिफरेंट क्वेश्चंस, उनके साथ आपने इंटरेक्ट किया। तो पढ़ाने से पहले उनको आपने ये सारी चीज़ें एड्रेस करवा दी कि आपने आगे उसको किस तरह एड्रेस करना है। देन असेसमेंट, अगेन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। फेवरेट फूड उनका क्या है, फेवरेट फ्रूट उनका क्या है, फेवरेट ड्रिंक क्या है, फेवरेट वेजिटेबल क्या है, जो हमने स्टार्ट में भी बच्चों से सवालात किए थे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्लोथिंग, स्टार्ट विद अ फ्यू कमेंट्स एंड questions addressed to the children. For example, you are wearing a nice clean shirt. I like your trousers. What color are your socks? Are you wearing a belt, a vest? It's a warm, अगर गर्मियाँ हैं, it's cold day today. That's why we are wearing light या thick clothes to keep us cool or warm. And if the child are wearing school uniform, go over the various items of clothing. चूंकि हम क्लॉथ्स पे बात करेंगे तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए उस पर हम बात करें। हम गर्मियों में क्यों नरम और थिन कपड़े पहनते हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम चूंकि उस आगे बॉडी टेम्परेचर की तरफ नहीं जाएंगे। हम बच्चों को कहेंगे क्योंकि गर्मियां हमें फील होती हैं तो हम थिन कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सर्दियां हमें फील होती हैं तो उसको हम कवर करने के लिए हम वार्म कपड़े पहनते हैं। फिर बच्चों ने जो ड्रेसेस पहने होंगे हम उनके सवालात उनसे करें, उनको हम अप्रिशिएट करें। यू हैव क्लीन सॉक्स, you have clean shirt, you have clean pant, you have clean a dress code, and then we should move towards our lecture कि हम I also need clothes, they save my body from dust and harsh weather, they also add beauty to my personality। अब यहाँ पर harsh weather को एड्रेस करने के लिए हमने पहले से उसको बता दिया है कि cold and warm weather डिफरेंट होता है। गर्मियों में हम किस तरह कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में, तो यहाँ पर हम उसको आसानी से अब एड्रेस कर सकते हैं कि हार्श वेदर का मतलब ये है कि सख्त मौसम हो। वो गर्मियाँ भी हो सकती हैं, सर्दियाँ भी हो सकती हैं। आई नीड क्लीन एनवायरनमेंट, इट मेक्स माई लाइफ हेल्दी एंड कंफर्टेबल। नाउ इफ इट इज़ समर, आस्क देम हाउ देयर विंटर यूनिफॉर्म्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द समर यूनिफॉर्म एंड वाइस वर्सा। चूँकि आपने उसमें ये चीज़ें एड्रेस की हार्श वेदर, तो आप उनसे ये चीज़ें इस्तिफसार कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वो खुद आपको इस चीज़ों के बारे में बताएंगे। देन आस्क द चिल्ड्रन एट रैंडम व्हाट दे आर वेयरिंग एट होम, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
clothes people wear at different times, for example pajamas for sleeping, party dresses, shalwar kameez for going out, and then you have to कि आप अपने रिलेशंस के बारे में बच्चों को बताएं, उसकी एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड एवरीबॉडी अबव मेंशन थिंग्स इफ नीड्स फुलफिल्ड लाइफ बिकम वेरी प्लेजेंट एंड एंजॉयबल। दिस इज ऑल अबाउट कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए क्या मेथोडोलॉजीज अपनाते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टडी द नेबर्स, आप उनको ये बता दें कि हमारे रिलेशंस क्या हैं। आपके पेरेंट्स में आपका फेवरेट कौन है, मामा या बाबा, आपके अंकल और आंट जब आपकी बर्थडे थी तो वो क्या गिफ्ट लेके आए थे। अब ये जब आप डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ, उसके बाद आप नेबर्स पे जाएंगे तो वो उनके लिए आसानी होगी। वो अपने रिलेशंस को डेवलप करने में और उनको समझने में उनको एक चीज़ डेवलप होगी। The next SLO is recognize water as one of the important natural resources, highlight the importance of conservation of water, and identify the ways in which water is used in daily life for domestic and commercial purposes. यहाँ पर हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों से बात कर रहे हैं। सो इसकी इम्पोर्टेंस हमें किस तरह पता चल सकती है। जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत कम अदराक होता है, क्योंकि हमें पानी वाफिर मिकदार में मिलता है, हमारे पास बोर है, ज़मीन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन चूँकि बच्चे जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि पानी एक बहुत अहम ज़रिया है ज़िंदगी का, उसके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी पीने के बग़ैर एक इंसान नहीं ज़िंदा रह सकता। जिस तरह हमें फूड की ज़रूरत होती है उसी तरीके से हमें पानी की भी ज़रूरत होती है। सो बिफोर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हम उनको कुछ विजुअल्स दिखाएं कि उनको हम बताएं कि पानी की अहमियत। यहाँ पर ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। यहाँ पर ये देखें, ये पीने के पानी का हाल है। तो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरह जो अर्बन एरियाज़ में पानी कंज्यूम होता है, जिस स्पीड से हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। सो बिफोर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हम यहाँ पर पहले उनको बता दें कि इसकी किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम ना करें। हमने अगर कार वॉश करनी है तो एक बाल्टी पानी से हम कार वॉश कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पाइप लगा के कोई 10 से 20 बाल्टियाँ जो हैं वो पानी ज़ाया करें। हम मोटर लगा के जितना पानी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, हम उसको कम इस्तेमाल करें। हम वॉशरूम्स में जो पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लिमिटाइज करें। और इसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर के फ़िलॉसफी को एड्रेस कर सकते हैं। अब इस लेवल पे जब बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट्स आप डालेंगे कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको मुख्तलिफ विजुअल्स दिखाएंगे, तो उनकी नॉलेज जो है वो अपडेट होगी कि हमारे पास अगर पानी एक्स्ट्रा अमाउंट मौजूद है तो हम उसको कम खर्च करें और इसको इस्लामिक एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेट करें कि पानी ज़ाया करना कितना सख्त गुनाह है। सो दीज आर द थिंग्स कि इस लेवल पे हम बच्चों को ये चीज़ें एड्रेस करवाएं। देन वी हैव टू गो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइफ कि जी वाटर जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ, एंड देन यूजेस ऑफ वाटर कि हम हाथ धो सकते हैं इससे, हम पानी पी सकते हैं, हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बर्फ़ बना सकते हैं, वी कैन यूज़ इट फॉर टू ग्रो प्लांट्स, क्रॉप्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमने इम्पोर्टेंस भी बता दी उसकी कि पानी के बग़ैर हमारी ज़िंदगी भी नामुकम्मल है। लेकिन पानी जिस तरह से ज़ाया हो रहा है, जो आजकल का सबसे बड़ा स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में जो इस वक्त वाटर कंजर्वेशन के बारे में जो यूएन के रिपोर्ट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है कि किस तरह से हमारे एरियाज़ में जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे की तरफ जा रही है। सो हम अपने आगे जनरेशन्स को इस लेवल पे एड्रेस करना कि वो अगर फ्यूचर में बढ़ें तो वो इन जो रिसोर्सेज है उनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करें। द नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल किस तरह परफॉर्म करता है, उसके लिए हम बच्चों को किसी भी वीडियो की मदद से आसानी से उनको समझा सकते हैं, या हम वाइट बोर्ड पे उसके लिए स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक स्केच ऑलरेडी किताब में भी है कि जी पानी जो है, अगर ये आपके पास समंदर है या आपके पास पानी का कोई भी बड़ा झील है, जो भी है,
इससे पानी जो है इवोपोरेट होता है। अब इवोपोरेट इस लेवल पे समझना उसके लिए शायद मुश्किल हो, तो आप उसको कहें कि बेटा जब आप पानी बॉयल करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे जो है एक गैस फॉर्म में ऊपर एक चीज़ उड़ती है, उसको कहते हैं वाटर वेपर्स। ये पानी जो है जब मुसलसल आप उसको बॉयल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। इसी तरीके से इस चीज़ को हम एवोपोरेशन कहते हैं। जब धूप इस पे पड़ती है तो ये पानी ऊपर की तरफ जाके एवोपोरेट हो जाता है, और इस एवोपोरेशन ये चूंकि ये गैस फॉर्म में ऊपर चला जाता है, इससे बादल बन जाते हैं। और यही बादल जब ऊपर चूंकि एनवायरनमेंट ठंडा होता है तो ठंडी जगह पे वो रह नहीं सकते, वो दोबारा से नीचे बरस जाते हैं, और ये पूरा एक सर्कल चलता है जिसको वाटर साइकिल कहते हैं। अब आप ये परफॉर्म भी कर सकते हैं कि आप एक बर्नर लेके वहाँ पर जो है एक पानी का एक वो ले लें, एक बर्तन लें, उसमें पानी डालें और वहाँ पर उसको बर्नर जो है वो मुसलसल जलाएं कि वो पानी उसको एवोपोरेट होता हुआ नज़र आए, और वो पानी एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। अब उनको ये बता दें कि यही फिनोमेना जब सनलाइट पड़ती है, क्योंकि वो गर्मी होती है तो वहाँ पर एवोपोरेशन होती है। जब वो एवोपोरेट होती है तो ऊपर की तरफ बादल बनते हैं, और ये मुख्तलिफ स्केचेस के थ्रू बहुत बेहतरीन किस्म के चार्ट्स आजकल अवेलेबल हैं। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ग्रुप शक्ल में आप क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है, आप यहाँ पर एक चार्ट नस्ब करें और 5-5, 6-6 बच्चों को बुला के यहाँ पर उनको समझाएं, और देन उन्हीं ग्रुप्स को जाके जब वो एक दफ़ा उनके जहन में वो बात डल जाती है, सारे ग्रुप्स हो जाएंगे, फिर हर ग्रुप को यहाँ पर बुला के उनसे एक प्रेजेंटेशन ले लें। ये वो चीज़ें हैं जो काइनेस्थेटिक लर्नर को अपनी कुर्सी से उठाने में, सोशल लर्नर को आपस में इंटरेक्ट करने में, और विजुअल और फिजिकल लर्नर को यहाँ पर एक्टिवेट करने में हमारे पास करामत साबित होंगे। Then you have the assessment and you have different questions. Okay, what are the sources of fresh water? How do we use water in our daily routine? What is the water cycle? And blah blah blah. These are different questions that at the end of the class you can ask. The second lesson is Pakistan and its neighbors, and the SLO हमारा जो है that is identify the characteristics of the provinces of Pakistan. अब पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बच्चों को बताना है। ये चीज़ें किताब में तो एड्रेस हैं कि KPK जो है वो किस लेवल का सूबा है, उसमें कितनी आबादी है, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट एक चीज़ जहन में रखें, जब तक बच्चे के जहन में जियोग्राफी नहीं होगी किसी भी एरिया के बारे में, जितनी भी मालूमात आप बच्चे को देंगे वो उसके जहन से विद द पैसेज ऑफ टाइम वैनिश होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसका जियोग्राफिकल एस्पेक्ट यहाँ पर बच्चों को बताएंगे। तो हमारे पास एक मैप होना चाहिए पाकिस्तान का, जिसमें हम उसको विजुअली बता सकें कि पाकिस्तान में जो KP है वो कहाँ पर मौजूद है, जो पंजाब है वो कहाँ पर है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, सिंध कहाँ पर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, डिस्प्यूटेड कश्मीर कहाँ पर है, गिलगित एंड स्कर्दू एंड ऑल दैट। अब इस इमेज के थ्रू उसको ये पता चलेगा कि बलूचिस्तान जो है वो हमारे बिल्कुल लेफ्ट एंड पे मौजूद है, सिंध जो है वो राइट कॉर्नर पे नीचे सबसे है, KP सबसे ऊपर है, और पंजाब जो है वो हमारे राइट लेटरल साइड पे है। अब यहाँ पर उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमने नहीं बतानी, क्योंकि इस वक्त वो कार्डिनल डायरेक्शन नहीं पढ़ रहा, ना उसने पढ़े हैं। यहाँ पर सिर्फ हम उसकी मेमोरी में इस नक्शे को मर्ज करना चाह रहे हैं, और जो इसके साथ अटैच इंफॉर्मेशन है वो हम इसके साथ फिर अटैच करें। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट हमारे पास मैप होना चाहिए कि हम उसको दीवार पे चस्पा करें, हम उसके मुख्तलिफ मॉडल्स बनाएं क्लास में, और बच्चों के साथ उसको इंटरेक्ट करें। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द नेबर्स ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ प्रोविंसेस एड्रेस करवाए हैं, यहाँ पर भी जियोग्राफिकल एलिमेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाना है कि पाकिस्तान के अपर लेफ्ट पे अफगानिस्तान है, अपर राइट पे चाइना है, लोअर राइट पे इंडिया है, एंड ऑन लोअर लेफ्ट पे जो है वो आपका ईरान है, जो बलूचिस्तान के साथ इसका बॉर्डर है, एंड टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड दिस इज अरेबियन सी।
अब उसको अपने नेबर्स के बारे में पता हमने चलवाना है कि आपके नेबर्स कौन कौन से हैं। जिस तरह आपके घर के करीब आपके राइट साइड पे आपका फलाना मोहल्लादार रहता है, लेफ्ट पे आपके साथ दूसरा नेबर है, सामने आपका घर, पीछे आपकी मस्जिद है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी जो जो ममालिक हैं उसको उनकी पोजीशंस का पता चले, क्योंकि हमारा SLO यही है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें पाकिस्तान के नेबर्स। यहाँ पर हमने तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी नेबर्स की, हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विजुअल, कि आपके पास उसके विजुअल्स होने चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ क्लास 3, आवर SLO इज टू आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ग्रेड 2 में हम पाकिस्तान तक आ गए, हमने उनके नेबर्स के बारे में बात की, लेकिन ग्रेड 3 में हम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की तरफ मूव कर गए हैं। नाउ दिस इज अ मैप जो आपके पास होना चाहिए, और जिस तरह हमने यहाँ पर चस्पा भी किया हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्लियर वर्जन है तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि हमारे पास 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। सो यू हैव टू राइट द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द बोर्ड। आपने बोर्ड पे ये बताने हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से ओशंस हैं, लेकिन आपने इस मैप के थ्रू यहाँ पर उनको एड्रेस करना है कि बच्चों को इसकी पोजीशन का पता चले कि जी यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है ये वर्ल्ड मैप के सबसे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे है। तो चूंकि आगे एक ग्लोब की तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं तो उसको फिर पता चल जाएगा कि पैसिफिक ओशन पीछे मर्ज हो रहे हैं, ये पीछे की तरफ, और एटलांटिक ओशन जो है वो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। जो सबसे ऊपर ओशन है वो नदरन है और सबसे नीचे जो है वो सदरन ओशन है। सो हियर यू कैन सी कि अब चूंकि कॉन्टिनेंट्स भी हमने उनको बताने हैं तो हम उनको बता दें कि दिस इज द कॉन्टिनेंट नंबर 1, ये एशिया है, सपोज करें दिस इज 1, द 2 इज यूरोप, 3rd इज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4th, नॉर्थ अमेरिका नंबर 5, साउथ अमेरिका नंबर 6 एंड एंटार्क्टिका नंबर 7। सो अब पोजीशंस की जब हम बात करते हैं तो विच ओशन इज इन बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। सवाल यह भी हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा ओशन है। सो इनके बीच में जो ओशन मूव कर रहा होता है दैट इज अटलांटिक ओशन, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट पे या एशिया के राइट पे आपके पास कौन सा ओशन है, दैट इज पैसिफिक। अब ये हमें पोजीशंस वाज़ेह कर रहा है, हम पोजीशनिंग कर रहे हैं ओशंस की कि कहां पर कौन सा ओशन है, और इसकी मदद से कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। तो अगर बच्चे से कोई सवाल भी पूछेगा तो उसके जहन में ये बात होगी जब तक उसके जहन में ये वाला मैप उसके सामने नजर आएगा। देन एशिया के नीचे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के नीचे जो ओशन है दैट इज इंडियन ओशन, और आर्कटिक ओशन सबसे टॉप पे है, और सदर्न ओशन सबसे नीचे जो यहां पर नजर नहीं आ रहा, यहां पर सदर्न ओशन है। सो दिस इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। हमारा SLO चूंकि यही था कि हमने आइडेंटिफाई करना है कॉन्टिनेंट्स को एंड ओशंस को, कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस मैप हमने यहाँ पर इनकी पोजीशनिंग की। अब आप क्लास में इस तरह का मैप भी लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास स्क्रीन है उसमें भी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब में भी ये सारी चीज़ें आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन लैंड। अब पाकिस्तान के लैंडफॉर्म्स मुख्तलिफ स्टडी करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड मैप। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो नदरन पोर्शन है यहाँ पर सारे आपके पास माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, हिमालयाज हैं, कराकोरम हैं, यहाँ पर आपके पास हिंदू कुश भी है,
ये आपके पास 3 पहाड़ी सिलसिला आपके नॉर्दर्न साइड पे हैं। देन आपके पास जो पंजाब का एरिया है दैट इज पंजाब प्लेन। देन आपके पास जो सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर आपके पास सुलेमान रेंजेस हैं। फिर बलूचिस्तान प्लेटो है और ये आपके पास इंडस जो है रिवर आ रहा है। तो एक मैप के ज़रिए आप जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं एंड उन लैंड फॉर्म्स के बारे में तफसीलन हर टॉपिक के बारे में किताब में उसकी डिटेल जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन यू हैव इन योर माइंड कि आपके पास इस तरह के मैप्स होने चाहिए कि जिसमें आप उनको विजुअलाइज कर सकें, उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकें। नाउ दिस इज़ द असेसमेंट। अब आपने उनको एक मैप दिया और आपने उनको कहा कि आपने कलर भी करना है और 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम भी लिखने हैं। इसी तरीके से आप जो है 5 ओशंस के बारे में भी इस तरीके का आप उनको मैप दे सकते हैं कि आप इसमें मार्क करें कि कौन सा ओशन कहाँ पर मौजूद है। एंड द सेम वे पाकिस्तान का मैप आपने उनको दिया और आपने उनको कहा कि आप कलर करें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। Then we moved swiftly towards our class 4 contents. Our SLO is to define the terms globe क्या चीज़ है, map क्या चीज़ है, इन दोनों में difference क्या है। And the third SLO is locate the name of the continents and ocean on the globe and the world's map. अब वर्ल्ड मैप में हमने ग्रेड 3 में जो है अभी रिसेंटली हमने आपको वो चीज़ें बता दी कि वर्ल्ड मैप पे हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आपको बता दिए, बट हमने अभी ग्लोब के बारे में बात करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्लास में आपके पास ग्लोब मस्ट होनी चाहिए कि आप उनको ये बता सकें कि बेटा ये दुनिया जो है दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये इसी शेप में है। यहाँ पर ये आपको एक स्फीयर की तरह, एक गोल शक्ल की तरह नज़र आएगी। लेकिन इस लेवल पे हम बच्चों को ये नहीं बता सकते कि दुनिया जो है वो ओब्लेट स्फेरॉइड है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हम उनको ये बताएंगे कि दुनिया जो है वो एक स्फीयर की मानंद है या गोल है सिंपली। लेकिन उनको ये पता हो कि दिस इज़ ग्लोब। उनको हम बता सकें कि जी ये आपके पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आपके पास एशिया है, दिस इज़ द अटलांटिक ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। और इसी तरीके से इस पे हम उसको ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन, ये डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हैं। अब जो चीज़ें उसने मैप में वहाँ पर देखी हैं वो ग्लोब की शक्ल में यहाँ पर वो इस ग्रेड में बच्चा देखेगा। और इसी तरीके से उसको ये इंट्रोड्यूस करवाना है कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब जो है वो आपके पास 3D शेप में है जिसको आप 3 डायमेंशन से देख सकते हैं, और मैप जो है वो 2 डायमेंशन है जिसको आप सिर्फ 2 डायमेंशन से देख सकते हैं। चूंकि SNC में जो नया करिकुलम है वहाँ पर डायमेंशंस ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में डिटेल से बताए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि आप उनको डायमेंशंस की तरफ लेके जाएं कि जी यहाँ पर एक चीज़ आपको 3D में नज़र आ रही है और यहाँ पर स्पेसिफिकली आप पैसिफिक ओशन को भी डिटेल से बता सकते हैं कि किस तरह ये एक ओशन है जो मैप में आपको लेफ़्ट और राइट साइड पे नज़र आता है। द नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ मैप, और इसकी मदद से भी आप उनको, जिस तरह हमने पिछले ग्रेड में कॉन्टिनेंट्स बताए, यहाँ पर आपने उनको कॉन्टिनेंट्स भी बता दिए और आपने उनको एक मैप दिया कि इसको लेबल करें किस चीज़ के लिए, ओशंस के लिए, कि दिस इज़ पैसिफिक ओशन, नहीं पैसिफिक नहीं है, दिस इज़ अटलांटिक ओशन। इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाएं, उनको मुख्तलिफ चीज़ें गलत तरीके से इंटरप्रेट करवाने की कोशिश करें जो आपने रिसेंटली उनको पिछले ग्रेड्स में बताई हैं, कि आया उनका वो कंसेप्ट डेवलप है कि नहीं है, आया वो अटलांटिक को पैसिफिक के साथ मर्ज कर रहे हैं कि नहीं है, जो अमूमन हमारे यहाँ होता है कि पैसिफिक को अटलांटिक के साथ मर्ज किया जाता है कि नंबर 1 नंबर पे कौन सा ओशन सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है,
देन आपके पास दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन आता है एंड ब्ला ब्ला। द नेक्स्ट इज असेसमेंट। जिस तरह मैंने आपको कहा, यू कैन कलर एंड लेबल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द चिल्ड्रंस। देन द SLO नेम द की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। अब पिछले SLO में हमने डिफरेंस बता दिया ग्लोब एंड मैप का, लेकिन मैप के मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में वहां पर हमने नहीं बताया। और आपने देखा होगा कि जब मैंने यहां पर बात की तो यहां पर 4 एलिमेंट्स जो की एलिमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं थे, लेकिन चूंकि यहां पर अभी बात नहीं आई थी की एलिमेंट्स मैप की, तो हमने की एलिमेंट्स की बात नहीं की। हालांकि की एलिमेंट्स ऑफ मैप की बगैर मैप वजूद नहीं रखता, वो उसके लिए ज़रूरी है। अब यहां पर हम बताएंगे कि यहां पर फ्लॉ क्या था, वो 4 एलिमेंट्स कौन से थे जो यहां पर होने चाहिए थे। वो इस पेज पे जब हम इस SLO पे आएंगे कि की एलिमेंट्स ऑफ द मैप कौन कौन से हैं, तब हम उनको बताएंगे कि द वन इज द टाइटल, कि मैप का टाइटल होना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में है। देन उसकी की या उसका लेजेंड, जो उसमें मुख्तलिफ आपको कलर्स या उसमें मुख्तलिफ आपको जेस्चर्स नज़र आ रहे हैं, उनका मतलब क्या है, कि इस ब्लू लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, ये रेड लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पर ये ग्रीन लाइन का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। क्योंकि टाइटल इसका है नेशनल हाईवेज नेटवर्क मैप ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ रोड्स के बारे में हमें बता रहा है। द थर्ड वन इज़ द डायरेक्शन, कि हमें ये पता हो कि हमारा नॉर्थ किस साइड पे है, ईस्ट किस साइड पे है, वेस्ट किस साइड पे है, हमारा साउथ किस साइड पे है। अब यहाँ पर हम डायरेक्शंस की तरफ आ गए हैं कि हम बच्चों को अब ये बताना शुरू कर देंगे कि जी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात बच्चे कुछ आपके पास जो शार्प होंगे वो आपसे ये सवालात करेंगे कि सर अब ये बता दें कि चाइना पाकिस्तान के किस साइड पे है। सो आपने उनको कहना है होल्ड ऑन, क्योंकि डायरेक्शंस आगे आ रही हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी। सो द फोर्थ वन इज़ द स्केल, कि इस मैप का स्केल क्या है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो अगर हम पीछे मैप पे जाएं तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स नहीं है। इसका टाइटल क्या होना चाहिए, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका टाइटल हो गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द नॉर्थ। अगर मैं टाइटल्स की बात करूं, मैं लेजेंड की बात करूं या की बात करूं, तो ये हमारे पास येलो कलर जो है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एक येलो डब्बा होगा एंड देन आपके पास ब्लू डब्बा होगा जिसमें आपको ये चीज़ नज़र आएंगी, और उसके बाद एक स्केल जो एक्यूरेटली हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि इतने किलोमीटर, इतने मीटर के, इतने सेंटीमीटर के बराबर है। सो देन आपके पास इस मैप के सारे लवाजिमात पूरे हो जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू कैन आस्क कि आप बच्चों को एक अनलेबल मैप दे दें और उनको कहें कि बेटा इसमें अब 4 की एलिमेंट्स आप खुद आइडेंटिफाई करें इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। आप ग्रुप्स बना लें, उन ग्रुप्स के जरिए उनको एड्रेस करें कि जी ये आपका ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ही SLO आपका आ गया कि हम बता दें कार्डिनल डायरेक्शन क्या है और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या है। सो आपने अपने क्लासरूम की दीवारों पे, एक दीवार पे नॉर्थ लिखा और उसको स्क्वाश टेप से चिपका किया, दूसरे साइड पे साउथ, देन वेस्ट एंड देन ईस्ट। अब बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में। आपने बच्चों से ये पूछना है कि अब आप बता दें कि मेरे जो बैक साइड है, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ, तो सामने क्या होगा, साउथ होगा। सो लेफ्ट साइड पे मेरा ईस्ट होगा, राइट साइड पे मेरा वेस्ट होगा। जब उसको ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन समझ आ जाएंगे कि बेटा ये जो 4 किस्म के डायरेक्शन है इनको कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चंस करें कि टीचर का टेबल जो है वो कहाँ पर मौजूद है, वो टूवर्ड्स ईस्ट मौजूद है। ये वाले जो 2 टेबल्स हैं दिस इज टूवर्ड्स नॉर्थ। ये बच्चों का जो टेबल है ये टूवर्ड्स साउथ है। और आपके पास जो गमले वगैरह पड़े हैं, जो फिश टैंक है, ये आपके पास वेस्ट पे है। सो पोजीशनिंग आपने क्लास में इस तरह करनी है कि आप फिर मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाएं। एक चीज़ अपने टेबल पे रखिए, बेटा यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ और आपने फलानी चीज़ उठानी है।
अब वो बच्चा सोचेगा कि नॉर्थ किस साइड पे है, वो देखेगा कि जी नॉर्थ इस साइड पे है, वो इस तरफ मूव करेगा। अब इस तरीके से आप मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ टास्क देंगे विद इन द क्लासरूम। अब इन टास्क के जरिए उनको डायरेक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। द नेक्स्ट वन इज द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट तो पता चल गई, लेकिन बेटा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये पूरा पोर्शन है इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो पोर्शन है उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहां पर इस इमेज को देखें, दिस इज द नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एरिया है उसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो है वो साउथ ईस्ट है। सो इन द सेम वे यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी कि बेटा नाउ आप बता दें कि हमारे इस क्लासरूम में साउथ ईस्ट पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। सो इन द सेम वे आप मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं, बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो उनके कार्डिनल डायरेक्शंस अप्रूव हो जाते हैं। फिर आप अपने क्लासरूम से थोड़ा सा बाहर निकलें, उनको बता दें कि आपका जो घर है उसके नॉर्थ पे कौन रहता है, ईस्ट पे कौन रहता है, वेस्ट पे कौन रहता है, साउथ पे कौन रहता है। दिस मस्ट बी द होमवर्क। जिस तरह हम बार बार ये कहते आ रहे हैं हर सेशन में कि आपके होमवर्क जो हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो अगर आप जब शेप्स की बात कर रहे हैं तो उनको ये पूछें कि जी आपका कमरा जो है वो किस शेप में है, आपकी टेबल जो है वो किस शेप में है, आपकी मम्मा जो है वो रोटी बनाती है तो सर्कल बनाती है, रेक्टेंगल बनाती है, स्क्वायर बनाती है, कौन सी शेप में बनाती है। सो दिस मस्ट बी द टिपिकल होमवर्क्स। नहीं होने चाहिए कि जो हमने लिखा है उसको रिपीट करके दोबारा ले आएं। होमवर्क्स भी उनको इंटरेक्ट करने के लिए कि आप कार्डिनल डायरेक्शन पे अपने एरिया में बता दें कि मस्जिद आपकी कौन सी डायरेक्शन में है। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट SLO, हम बच्चों को आप बता रहे हैं कि पॉपुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस। लेकिन सबसे पहले उनको तो ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन है क्या चीज़, सेंसस है क्या चीज़, एक्सपेरिमेंट हम कैसे करवाएंगे या बच्चों से हम एक्टिविटी कैसे करवाएंगे। क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं आपने एक विजुअल्स दिखा दिया उनको, या आप अपने क्लासरूम में जो है बच्चों से कहते हैं कि जी ये बता दें इसमें कितने बच्चे हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। जो इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 50 है। तो आप क्लास में बच्चों से पूछ सकते हैं बेटा आप गिन के बता दें आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। सो द पॉपुलेशन ऑफ दिस क्लास इज 50। और इस पॉपुलेशन को जो गिनने का तरीक़ाकार है, जो हमने गिना है, इस प्रोसेस को सेंसस कहा जाता है। सो द वेरी सिंपल मेथड कि आप पॉपुलेशन और सेंसस को अपनी क्लास में आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। फिर उनको ये बता दें, क्योंकि आगे हमारे पास जो SLOs हैं दैट इज कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कि अगर आपके पास लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अर्ली मैरिजेस, इमिग्रेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, इन चीज़ों को समझाने के लिए मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ आप अपना लें कि जी आपके पास जो मुख्तलिफ अवामिल हैं आबादी बढ़ाने के, वो ये चीज़ें हैं। जब आबादी बढ़ेगी तो उसके क्या नुकसानात होंगे। अब नुकसानात पे जब इफ़ेक्ट्स पे हम बात करेंगे तो आप उनको स्ट्रेट अवे कह दें कि अभी आप क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, अगर इस क्लास में 150 बच्चे हो जाएं तो क्या होगा। अगर गर्मियों का मौसम है तो सबसे पहले बच्चे कहेंगे कि गर्मियाँ हो रही हैं, गर्मी होगी, मैडम हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होगी, कुर्सियाँ नहीं होंगी, हमारे पास वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत हैं वो हमें नहीं मिल सकेंगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट कि बेटा जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर इसमें 50 कुर्सियाँ आ सकती हैं और 100 बच्चे हम दाखिल कर दें तो एक कुर्सी पे तो 2 बच्चे बैठ नहीं सकते। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। जब आबादी ज़्यादा होती है तो इट कैन कॉज कि अगर 50 बंदों को खुराक मिलनी है और वो हम 100 बंदों के लिए मुख्तस करें तो क्या होगा, 50 लोग भूखे रहेंगे या
100 के 100 जो है वो बड़े पेट खाना नहीं खाएंगे। इसी तरीके से इसके इफेक्ट्स भी आगे इसी में हैं कि दीज आर द इफेक्ट्स, कि हम उन इफेक्ट्स को मार्जिनलाइज करें। द नेक्स्ट वन इज हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ग्रेड 5 ऑफ द सोशल स्टडी। अब ग्रेड 5 का सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज जियोग्राफी, क्योंकि 6 और 7 में फिर ये बाइफरकेट हो जाता है हिस्ट्री और जियोग्राफी में। तो बिफोर गोइंग टू दैट द फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी है कि जियोग्राफी के कुछ उसूल और प्रिंसिपल्स और जवाबित जो है वो बच्चे सीख सकें। So here we are, the first SLO is identify that there are 180 imaginary lines of latitudes and longitudes and name of the main latitudes and longitudes, और locate करें उसको globe of the world and main latitudes and longitudes को। अब बच्चों को latitude और longitude के बारे में बताने से पहले you can perform an experiment, और आप उनको कहें एक बॉल ले आएं, जिस तरह आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। एक बॉल ले आएं और उसके ऊपर जिस तरह यहां पर वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस, उनको कहें इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करें, जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ की है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसको कहते हैं लैटिट्यूड्स, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। फिर आप एक ग्लोब जो है उसकी मदद से बच्चों को ये बता दें कि इस ग्लोब की मदद से आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें नजर आ रही हैं, इसको जूम कर सकते हैं थोड़ा सा इरफान, जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें नजर आ रही हैं, दे ऑल आर क्या हैं, ये आपके पास दिस इज अ लाइन जिसको इक्वेटर कहा जाता है। इसके अलोंग जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ऊपर और नीचे की तरफ, ये सारे आपके पास लैटिट्यूड्स हैं, और जो आपके पास वर्टिकल ये जो लाइंस इस पे नज़र आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये ग्लोब आप बच्चों के हाथ में देंगे, ये उनके साथ जब फेमिलियर होंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमारे पास डिफरेंस क्या है। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइटल, दिस इज़ इन आवर बुक, हमारे बुक में डिटेल से ये चीज़ मेंशन है कि अब हम हेमिस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि ये जो इक्वेटर है, दिस इज़ अ ग्लोब, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लैटिट्यूड की बीच वाली लाइन है जो 0 डिग्री पे है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इससे ऊपर जो हमारा हेमिस्फेयर है, चूंकि ये नॉर्थ की तरफ है, इसको हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे है साउथ की तरफ उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। इन द सेम वे अगर हम यहां पर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम और ग्रीनलैंड जो है, यहां से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जो सिमिलरली, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इक्वेटर की तरह ही है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसके पैरेलल जितने भी आपके पास ये जो लाइंस मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे आपके पास लॉन्गिट्यूड्स हैं। एंड दीज लाइंस आर क्या है आपके पास, लैटिट्यूड्स हैं। सो सम ऑफ द लैटिट्यूड्स आर इक्वेटर, जो सबसे बीच वाली लाइन है जो 0 डिग्री पे है, देन 23.5 डिग्री पे जो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 66.5 पे वो उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। सिमिलरली जो नीचे वाली भी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल। ये मुख्तलिफ डिविजन्स की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, क्योंकि 180 डिग्रीज हमारे पास, 180 डिग्रीज हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं एंड 360 डिग्रीज हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब हम ग्लोब की मदद से
आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझाएंगे। यू कैन सी हेयर, कि आपके पास इस ग्लोब में जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन आपके पास इक्वेटर है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। इस हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग जितने भी आपके पास लाइंस होंगी, वो सारी लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, वो इक्वेटर के अलोंग होगी, तो वो क्या होंगी, लैटिट्यूड्स होंगी। लेकिन अगर मैं इसके वर्टिकली यहां पर लाइन ड्रॉ करूं, तो वो जो वर्टिकल लाइन होगी, जो मैं यहां से इसको इस तरह ड्रॉ करूंगा, तो वो लॉन्गिट्यूड्स होंगे। एंड हियर the next SLO is to identify the time zone and relate them to the longitudes। अब चूंकि हम टाइम जोन की बात कर रहे हैं, तो टाइम जोन पे जब हम बात करें तो प्राइम मेरिडियन को हम रेफरेंस लेंगे, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है, जो हमारे पास ग्रीनलैंड के अकॉर्डिंगली आ रहा है, यहां पर हम जो 0 डिग्री है, यहां पर हमारे पास टाइम 0 होगा, या हमारे पास अगर 12 बज रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दिस इज द ग्रीनविच मीन टाइम भी इसको कहा जाता है, या प्राइम मेरिडियन भी। अगर हम इसके राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टाइम जोन चेंज होगा, और लेफ्ट पे भी जाएंगे तो टाइम जोन चेंज होगा। अगर ये डिग्री आप देखें 15 डिग्री तक हम जाते हैं, तो ये जोन नंबर 1 टाइम जोन होता है, और यहाँ पर अगर ग्रीनविच में हमारे पास 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बज रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पर नंबर 5 GMT +5 में है, 5th जोन में है, दिस इज पाकिस्तान। तो अगर ग्रीनविच में हमारे पास 12 बज रहे होंगे, तो पाकिस्तान में हमारे पास 5 बज रहे होंगे, और दैट इज 5 PM, असर के 5 बज रहे होंगे। एंड जब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो हमारे पास जो टाइम जोन है वो मिनिमाइज होता है। आप इस इमेज में बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दिस इज़ द लाइन ऑफ 0 डिग्री, और इससे जब हम आगे जाते हैं, दिस इज़ +1 +2 +3 +4, ये +5 है, दिस इज़ +6, दिस इज़ +7 और सो ऑन। और हम जब लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 11 o'clock टाइम होगा, यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, यहाँ पर 9 बज रहे होंगे, यहाँ पर 8 बज रहे होंगे। सो लॉन्गिट्यूड जो है वो डिफरेंट टाइम जोन्स के लिए, आपके लिए डिफरेंट टाइम जोन्स जो बनाता है, दैट इज लॉन्गिट्यूड का ये काम होता है। चूंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि आप जब ग्रीनविच से लेफ्ट और राइट पे जाते हैं, तो आपके पास टाइम फ्रेम में फ़र्क आता है। इसका लैटिट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। सो जो ही हम पाकिस्तान में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक टाइम बज रहा होता है, तो यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास टाइम जोन चेंज है, वहाँ पर दूसरा टाइम होता है। यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास टाइम का डिफरेंस आता है। इन द सेम वे यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पर बाकायदा आप इमेज के थ्रू बच्चों को ये बता सकते हैं कि बताएं कि न्यूयॉर्क में यहाँ पर 1 बज रहा है, तो बीजिंग में क्या बज रहा है, बीजिंग में भी 1 बज रहा है, लेकिन द डिफरेंस इज 12 आवर्स। यहाँ पर अगर रात का 1 बज रहा है, तो यहाँ पर दिन का 1 बज रहा है। एंड इन द सेम वे मॉस्को में 9 बज रहे हैं, बर्लिन में 7 बज रहे हैं, लंदन में 6 बज रहे हैं। तो बर्लिन जो है वो लंदन से या ग्रीनविच से +1 टाइम जोन में है, मॉस्को जो है वो +3 टाइम जोन में है, एंड कायरो जो है वो +2 टाइम जोन में है। यहाँ पर ये कायरो है। सो विद दिस इमेज आप बच्चों को ये भी एनालाइज करवा सकते हैं कि यहाँ पर टाइम जोन में कितना डिफरेंस आ रहा है। इन घड़ियों की मदद से आप बता दें कि ये कौन से टाइम जोन में आपके पास पड़े हुए हैं।